हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। चैप्टर नंबर 10, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के विषय में जानकारी करेंगे। सबसे पहले इसमें हेडिंग है प्रकाश, और प्रकाश के बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया गया है कि प्रकाश किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा पढ़ा जाए और उसके बाद प्रकाश क्या होता है उसकी डिफिनीसन, उसकी परिभाषा को समझा जाए। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर जब चीज़ें दिखलाई देने लगती हैं, वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? तो हम कहेंगे प्रकाश। दिन के समय में सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। सबसे मुख्य बात यहाँ पर है, कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तु देखने के योग्य बनाता है, वस्तु को देखने के योग्य बनाता है। यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि प्रकाश जो है वो अगर किसी अंधेरे कमरे में जाया जाए तो अंधेरे कमरे में वहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखाया जाएगा, और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे पूरा कमरा प्रकाशमय हो जाएगा और कमरे के अंदर रखी हुई वस्तुएं, रखी हुई चीज़ें हमें दिखाई देने लगेंगी। तो ये क्या करता है? प्रकाश हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दृष्टि ज्ञान को जागृत करने का आशय है कि हम जैसे अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो रखी हुई वस्तुएं हमें पता चलती हैं, अर्थात हमारी दृष्टि जागृत होती है। यानी हमें वस्तुओं को दृश्यमान बनाने में सहायता करता है। कौन सहायता करता है? प्रकाश। तो हम प्रकाश की डिफिनीसन लिखेंगे यहाँ पर। चैप्टर नंबर है 10, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हेडिंग इसमें लिखेंगे प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में कहा जाता है लाइट। अब इसमें लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। और सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह है कि तब दृष्टि ज्ञान किस प्रकार से जागृत होती है। इसमें कह रहे हैं कोई वस्तु उस पर इसके बाद यहाँ पर लिखना है, इसके बाद लिखना है कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। अभी हमारे पास दो घटनाएं जानकारी के लिए मिलेंगी, एक तो परावर्तन, दूसरा अपवर्तन। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यह परावर्तित प्रकाश। परावर्तित प्रकाश से आशय है, परावर्तन का मतलब होता है कि किसी वस्तु का, जैसे कोई वस्तु है, अगर यहाँ से प्रकाश की किरणें यहाँ पर डाली जाएं तो ये टकरा कर वापस लौट आएँ, तो ये जो प्रकाश की किरणें यहाँ पर जाएंगी टकरा कर वापस लौट आएंगी, यही घटना कहा जाता है परावर्तन। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह परावर्तित प्रकाश, यानी कि ये प्रकाश है, किसी वस्तु पर पड़ेगा और वापस आएगा, तो ये जो प्रकाश है एक ऐसा प्रकाश है परावर्तित प्रकाश। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों पर पड़ता है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसकी आँखों पर पड़ेगा, तो हमें उस व्यक्ति के माध्यम से या उस व्यक्ति को पता चलेगा कि यहाँ पर यह वस्तु रखी है। तो आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसकी आँख पर परावर्तित प्रकाश पड़ेगा तो हमें वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। तब यह व्यक्ति जो है वस्तु को पहचान जाता है कि कौन सी वस्तु रखी हुई है। हम अब इसके बाद नोट्स में इतना लिखने के बाद जागृत करता है, और उसके बाद इतना लिखने के बाद यहाँ पर इसके कुछ घटनाएं लिखेंगे। जैसे लिखेंगे प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे
दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे कोई दर्पण लीजिए, दर्पण से आशय है यहाँ पर शीशा से। अगर हम कोई शीशा लेते हैं, मिरर लेते हैं, तो उसमें जब हम खुद को देखते हैं यानी अपने चेहरे को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से दिखाई देता है, उल्टा। हम सीधे खड़े रहते हैं लेकिन उसका प्रतिबिंब हमें उल्टा दिखाई देता है, अर्थात हम मुंह तो उधर करे रहते हैं लेकिन हमें शीशे में उसका पलट कर दिखाई देता है। तो वही इसमें क्या कहा जा रहा है कि उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, ना कि चेहरा दिखाई देता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अर्थात शीशे में अपना चेहरा देखना। तारों का टिमटिमाना, तारे किस प्रकार से टिमटिमाते हैं, हमारी आँख उसके प्रकाश को ग्रहण करती है, अर्थात वहाँ से परावर्तित हुई प्रकाश की किरणें हमारी आँखों पर पड़ती हैं तो हमें दिखाई देता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। इंद्रधनुष के सुंदर रंग, इंद्रधनुष का बनना क्लास 12 में आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है। अभी सिर्फ इंद्रधनुष के सुंदर रंग अर्थात यह भी एक प्रकाश की घटना है, सिर्फ इतना समझिए। वर्षा के समय में हमें इंद्रधनुष देखने को मिलता है। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, किसी माध्यम का आशय है जैसे यहाँ पर कोई एक माध्यम रख दिया जाए और इस प्रकार से कर दिया जाए तो यहाँ से अगर प्रकाश जाएगा तो कुछ प्रकाश की किरणें इधर आ जाएंगी, तो वही माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना कहलाएगा। या कई भी घटनाएं होती हैं, जैसे यहाँ पर वायु है और इसके नीचे जल है, तो अगर प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेंगी तो वह थोड़ा सा झुक जाएंगी, तो प्रकाश वहाँ पर कहा जाएगा मुड़ जाएंगी। आगे ये विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। तो हमने सीखा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। और उसके बाद यहाँ पर उसके आगे लिखना है, कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है, और इतनी घटना लिखने ली। और नेक्स्ट हेडिंग इसमें रहेगी प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण को थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ही साधारण है। प्रकाश किरण क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरणें, जैसे ये कोई प्रकाश है और प्रकाश की किरणें एकदम सीधी रेखा में जाएंगी, यानी एक सरल रेखा बनाएंगी। अगर सरल रेखा बनाएंगी तो वो सीधी रेखा कहलाती है। एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, चलती है, तो वह प्रकाश किरण कहलाती है। जैसे कि आपने देखा होगा लेजर लाइट, प्रकाश किरण, आपने लेज़र लाइट देखा होगा, उसमें एकदम सीधा प्रकाश रहता है, तो उसको हम उदाहरण में ले सकते हैं। तो प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है। तो इसमें हम प्रकाश किरण में लिखेंगे, हमने क्या समझा प्रकाश किरण से, कि प्रकाश अगर एक सीधी रेखा में गमन करता है तो वह प्रकाश किरण कहलाता है। लिखेंगे जब प्रकाश, सीधी रेखा का मतलब होता है सरल रेखीय, सरल रेखीय पथ पर गमन करता है तो यह प्रकाश किरण कहलाता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश का सीधी रेखा में चलना प्रकाश किरण कहलाता है। और नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडलाइन है, प्रकाश का परावर्तन। हमने अभी परावर्तन को परिभाषित किया कि प्रकाश का एक मार्ग से टकरा करके उसी मार्ग में वापस लौट आना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए थोड़ा सरल भाषा में और इसको समझें। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, पॉलिश का मतलब है एक तरफ पेंट कर दिया जाए तो वही होगा पॉलिश। पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण, शीशे में देखते हैं तो एक तरफ शीशे में पॉलिश किया होता है और दूसरी तरफ वैसे ही रहता है। जैसे कि दर्पण इसमें कहा गया है अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अगर उस पर कोई प्रकाश डाला जाए, कि जो प्रकाश डाला जाता है उसे आपतित करना कहते हैं, यानी गिरना, प्रकाश को उसी पर गिराया जाए, और गिराने को क्या कहते हैं, आपतित करना। जब अपने पर प्रकाश पड़ने वाले अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए आइए विस्तार से इसको हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है।
प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन से आशय होता है कि प्रकाश का टकरा करके वापस लौट आना। जैसे समझिए बात को, ये एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम जानते हैं, जिसमें वस्तुएं आर पार दिखाई देती हैं वह पारदर्शी होता है, और जिसमें वस्तुएं आर पार नहीं दिखाई देती हैं वह अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यह जो दिखाया जा रहा निशान, यह प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर पॉलिश लगा हुआ है। इसके एक माध्यम में क्या लगा हुआ है? पॉलिश। यानी इस तरीके को हम कहते हैं कि पॉलिश किया जा रहा है। तो अगर इस तरीके का निशान मिलेगा तो वह अपारदर्शी माध्यम कहलाएगा, और सिर्फ एक लाइन खींची रहेगी तो वह पारदर्शी माध्यम कहलाएगा। यह एक अपारदर्शी माध्यम हो गया, और यहाँ से कोई प्रकाश हमें आपतित कराएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्रकाश है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश। अगर यहाँ से प्रकाश को गिराया जाए यानी आपतित कराया जाए, तो यह एक सतह पर, यानी इस प्रकाश इसके जिस बिंदु पर पड़ेगा, किसी बिंदु पर मान लेते हैं पड़ गया, और पड़ने के पश्चात इसका कुछ भाग नीचे की ओर आएगा और अधिकांश भाग, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा भाग ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये प्रकाश यहाँ से आपतित हुआ अर्थात गिराया गया और इस माध्यम से ऊपर की ओर चला गया, तो यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से देखिए, ये प्रकाश यहाँ से यहाँ तक गिराया गया है, तो ये एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है, यानी ये प्रकाश किरण है। और प्रकाश की कैसी किरण है? आपतित कर, गिरी हुई किरण को गिराई हुई किरण को कहते हैं आपतित। तो ये हो गया आपतित किरणें, या आपतित किरण भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यह किरणें, अधिकांश भाग इसका वापस लौट गया है, तो यहाँ पर कहेंगे यह जो है परावर्तित किरणें हैं। यानी एक बार आपतित होती हैं और गिरकर उसी माध्यम में, ये देखिए, ये यहाँ से लाइन से इस पार नीचे की ओर एक माध्यम है, लाइन से उस पार दूसरा माध्यम, तो ये एक माध्यम है और एक माध्यम है। तो प्रकाश किरणें इसी माध्यम में हैं और इसी माध्यम, यानी ये ऊपर वाले माध्यम में ही जो क्रिया हो रही है वही हो रही है। तो एक माध्यम, जिस माध्यम में गिरती है उसी माध्यम में वापस लौट जा रही हैं, तो यही कहलाती है परावर्तित। तो ये परावर्तित किरण हो जाती है। यानी इस लाइन का नाम है आपतित किरण, किरण ही करिए, और इस लाइन का नाम है परावर्तित किरण। अब इसके बीच में अभिलंब डालते हैं। अभिलंब का मतलब है कि यहाँ पर ये प्रदर्शित करे कि ये लंबवत कार्य हो रहा है। ये इसके बीच में अभिलंब डाल दिया गया है। अब यहाँ पर इसके मध्य में एक कोण बनेगा, ये देखिए, इसे कहा जाएगा कोण। इस कोण का नाम होता है आई। ये कैसा कोण होता है? आई। आई का मतलब है आपतन कोण, आपतित किरणें, और इसे क्या बोलते हैं? ये पूरी लाइन को, इस पूरी लाइन को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो देखिए, ये किरणें कौन सी हैं? आपतित किरणें। ये क्या है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है आई, जिसे आपतन कोण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद ये देखिए, अभिलंब और ये है परावर्तित किरण। देखिए यहाँ पर तीर का निशान ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर नीचे की ओर आ रही हैं, और यहाँ पर ये तीर का निशान ये प्रदर्शित कर रहा है कि प्रकाश की किरणें गिर करके ऊपर की ओर जा रही हैं। देखिए, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, तो इनके बीच भी एक कोण बनता है जिसे व्यक्त करते हैं स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर हो गया। स्मॉल आर को कहते हैं, देखिए इसके बीच आपतन कोण है और इसके बीच जो बनेगा उसे कहेंगे परावर्तन कोण। कैसा कोण है ये? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसके मध्य बना हुआ है? ये देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है आपतन कोण, इसे व्यक्त करते हैं आई से। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से व्यक्त करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरणें यहाँ पर आपतित हो रही हैं, यानी गिर रही हैं। तो जिस बिंदु पर गिरती हैं इसे आपतन बिंदु कहते हैं। कैसा बिंदु है ये? आपतन बिंदु। ये जो देखिए, जो ये बिंदु बनाया गया है इसका नाम होता है आपतन बिंदु। तो आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरी जानकारी हो गई। देखिए, इसी फिगर में देख करके हमको प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा बनानी है। हमने क्या किया है?
प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे पहले एक अपारदर्शी माध्यम लिया है जिसे चिकना तल कहते हैं या पॉलिशदार माध्यम कह सकते हैं। ये इतने को, क्योंकि पॉलिश किया है तो पॉलिशदार माध्यम बन गया, अपारदर्शी माध्यम कह सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से देखिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ से हमें ध्यान देना है, यहाँ से प्रकाश की किरणें यहाँ पर आपतित कराई जा रही हैं और प्रकाश की किरणें आपतित होकर के परावर्तित हो जा रही हैं, यानी उसी माध्यम में वापस लौट जा रही हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें, देखिए यहाँ पर क्या करा जा रहा है, आपतित कराया जाए। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी माध्यम में आपतित कराई जाती हैं तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना लिखना है हमको, या तो याद करके या तो फिगर को देख करके। तो इसमें हम हेडिंग लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन और ये फिगर बनाएंगे। उसके बाद इसमें लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी माध्यम में आपतित कराई जाती हैं। आपतित कराने का मतलब गिरती हैं, आपतित कराई जाती हैं तो यह पुनः क्या लिखें, अधिकांशतः लिख दें, अधिकांशतः उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती हैं। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखे हैं, सिर्फ फिगर को देख के लिखें। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी माध्यम में आपतित कराई जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें, ये क्या है, ये है प्रकाश। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम में अपारदर्शी माध्यम में आपतित कराई जाती हैं तो यह अधिकांशतः उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती हैं, लौट जाती हैं कर दीजिए, अधिकांशतः उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती हैं। तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं, आइए इन नियमों का स्मरण करें। यानी 9th में प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए उनके नियम समझते हैं। इसमें कह रहे हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर फिगर में देखेंगे, ये देखिए अभिलंब और इसके बीच में आपतन कोण बना है और इसके यानी परावर्तन और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी परावर्तन कोण बना। तो ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण। ये बता रहे हैं कि दोनों इनके नियम क्या हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। नंबर दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण। देख रहे हैं आपतित किरण, ये है आपतित किरण। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, ये देखिए दर्पण का आपतन बिंदु यहाँ पर है, पर अभिलंब, ये देखिए खींचा गया है एक अभिलंब, तथा परावर्तित किरण, ये देखिए प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रहे हैं। परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये देखिए एक तल ऊपर की ओर, एक तल नीचे की ओर है। तो जितनी घटना घट रही है ऊपर की ओर हो रही है, तो यह क्या कह रहा है, एक ही तल में होती हैं। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, और इसमें नंबर 1 लिखेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद इसी के आगे लिख लीजिएगा आपतन कोण व्यक्त करते हैं आई से, तो यहीं लिख लेंगे कोण आई का मतलब आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण को व्यक्त करते हैं आर से, तो यहीं लिख लेंगे कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। इसके बाद नंबर 2 में लिखिएगा आपतित किरण कामा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर हम समझ जाते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। और इसके बाद आप सभी पढ़ेंगे, हेडिंग लिखेंगे गोलीय दर्पण। यहाँ से शुरुआत होती है गोलीय दर्पण की। अगली हेडिंग रहेगी गोलीय दर्पण। गोली यानी गोलाकार दर्पण। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है,
ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक को समझ गए हैं ना कि एक परावर्तक का मतलब है कि अपारदर्शी माध्यम लिया जाएगा, ये देखिए प्रकाश किरणें वापस लौट जाती हैं, तो यही परावर्तक होता है। अर्थात एक तरफ पॉलिश किया रहे वही कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। देखिए ये देखिए हमने बना दिया एक गोलीय दर्पण, ये क्या बन गया, एक गोलाकार दर्पण। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें परावर्तक बनाने के लिए इसको क्या करें, बाहर इसके हम पॉलिश कर दें, और जैसे ही बाहर पॉलिश करेंगे यह बन जाएगा परावर्तक पृष्ठ। तो अपने आप से खूब अच्छा सा गोला खींचिएगा, और गोला खींच करके बाहर परावर्तक पृष्ठ बनाने के लिए यहाँ पर पॉलिश कर दीजिएगा, अर्थात कलई कर दीजिएगा, अर्थात पेंट कर दीजिएगा, तो यह परावर्तक पृष्ठ कहलाने लगता है। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है गोलीय दर्पण। तो इसमें हम हेडिंग लिखेंगे गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में लिखिएगा ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। आगे चलेंगे और नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर होगी, हमने गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी कर ली। अब हम दो दर्पण के इसके भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो आप सबसे पहले उत्तल दर्पण पढ़िए, अवतल दर्पण अपने आप जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग उत्तल दर्पण, और लिखेंगे इसमें वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। वक्रित होने का मतलब है कि जैसे अगर इसको हम बीच से काट दें, इसको हम बीच से काट देते हैं तो एक भाग निकलकर इधर की ओर आता है और दूसरा भाग निकल करके इधर की ओर आता है। तो हम देखेंगे कि एक कटा हुआ भाग इधर है, एक कटा हुआ भाग इधर है, तो ये जो झुका हुआ भाग है यही क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है। ये देखिए जैसे पॉलिश किया गया वैसे पॉलिश करेंगे, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें सिर्फ क्या करना, काट करके अलग की ओर निकाल देना है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि वह गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण से ही उत्तल दर्पण बनाना है परिभाषा, और गोलीय दर्पण से अवतल दर्पण की परिभाषा बनानी है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। तो देखिए इसमें बाहर की ओर कौन सा वक्रित है, ये देखिए परावर्तक पृष्ठ जो है बाहर की ओर इधर वक्रित है, ये वक्र का आकार है और इसमें बाहर की ओर वक्रित है। तो ये कैसा दर्पण हुआ, ये हुआ उत्तल दर्पण। और इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसमें उत्तल दर्पण कहलाता है। तो हेडिंग लिखिएगा उत्तल दर्पण, और यहाँ से लिखिएगा वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए एक ऐसा वक्र काटा गया बाहर की ओर, इसको परावर्तक पृष्ठ को बनाया गया, तो ये किसको बता रहा है, प्रदर्शित कर रहा है उत्तल दर्पण को। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसके बाद कहा जा रहा है अब अवतल दर्पण अपने आप से लिख सकते हैं। हेडिंग लिखेंगे अवतल दर्पण, ठीक इसका उल्टा रहेगा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर लिखा है उसको अंदर की ओर कर देना है। देखिए ये देखिए अंदर की ओर वक्र बनाया गया, ये बाहर की ओर वक्र है और ये अंदर की ओर, और इसका नाम क्या रखा गया है, अवतल दर्पण। तो लिखिएगा अवतल दर्पण, हेडिंग लिखिएगा और इसमें लिखिएगा वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। ये देखिए पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसमें लिखेंगे हेडिंग अवतल दर्पण, और इसमें लिखेंगे वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब हम दो जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अवतल दर्पण है और दूसरा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जो ये छायांकित भाग दिख रहा है अर्थात परावर्तक पृष्ठ दिख रहा है, यह अंदर की ओर होना चाहिए। और यहाँ पर अभी सिर्फ समझाने के लिए, जैसे कि कहा गया कि एक गोले को काटिए, एक भाग को इधर रखिए, दूसरे भाग को इधर रखिए, तो उस प्रकार के जो पृष्ठ मिलते हैं वो एक अवतल दर्पण कहलाता है, दूसरा अवतल दर्पण कहलाता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि गोलीय दर्पणों का आरेखीय निरूपण है कि इसके दो भाग होते हैं, एक अगर दबा हुआ भाग है तो अवतल दर्पण कहलाएगा, दूसरा अगर उभरा हुआ भाग है, देखिए बाहर की ओर निकला हुआ भाग है, तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो यह कहलाएगा उत्तल दर्पण। छायांकित भाग परावर्तक नहीं, यानी ये जो छायांकित भाग दिखाया गया अभी ये परावर्तक नहीं है, सिर्फ परिभाषित करने के लिए बताया गया है कि उत्तल दर्पण को समझने के लिए उभरे हुए भाग की तरह का रहे तो उत्तल दर्पण समझिए, और दबे हुए भाग का रहे तो अवतल दर्पण समझिए।
आइए अब इसके बाद समझते हैं इसकी कुछ मुख्य अंग और कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इसके पहले एक गोलीय दर्पण लिया है। सभी यहाँ पर परिभाषाएं गोलीय दर्पण के माध्यम से बनानी है और इसके ऊपर पेंट कर दिया गया था। और इसको बीच से काटेंगे तो बीच से काटने पर एक तो निकलता है उभरा हुआ भाग और दूसरा निकलता है दबा हुआ भाग। ये दोनों क्या हैं? गोले के ही तो भाग हैं, एक उभरा हुआ भाग और एक दूसरा दबा हुआ भाग। तो उभरा हुआ भाग उत्तल होता है और दबा हुआ भाग अवतल होता है। देखिए ये गोले को काट कर बनाया गया, बीच से काट दिया जाए तो आधा भाग इधर आधा भाग। गोले के बीचों बीच में होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो हमें केंद्र फिर से प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें जानकारी करनी है कि ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब जैसे कि चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, देखिए यहाँ पर ये चाहे उत्तल हो या अवतल हो, इसमें जो केंद्र है क्या कह रहे हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, यानी इसके बीचों बीच के भाग को। ये देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो बीचों बीच का भाग यहाँ पर आएगा ना, यहाँ से देखा जाए तो इसको बीचों बीच का भाग यहाँ पर आएगा। तो ये जो केंद्र है दोनों का, यही क्या कहलाता है? ध्रुव। इसे व्यक्त करते हैं पी से। यह क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, दोनों में भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसके जो बीच में केंद्र होगा वो पी होगा, उसे कहेंगे कि यह दर्पण का ध्रुव है, इसे पी से व्यक्त करते हैं। तो हेडिंग लिखिएगा दर्पण का ध्रुव और इसमें लिखिएगा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से व्यक्त करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगली जानकारी है वक्रता केंद्र। तो हेडिंग लिखिएगा वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र में क्या लिखना है वह बताते हैं। सबसे पहले जानकारी करते हैं कि वक्रता केंद्र होता क्या है। इसे व्यक्त करते हैं सी से। देखिए इसमें कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। ये देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है, ये जो परावर्तक पृष्ठ बनाया जाएगा ये गोले का क्या होता है? एक भाग होता है। चाहे वो उत्तल दर्पण हो इसी का भाग है या अवतल दर्पण हो इसी का भाग है, एक भाग होता है। इस गोले के केंद्र इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए बीचों बीच में केंद्र है, अर्थात जब इसको काटा गया होगा तो इससे इतनी दूरी पर केंद्र बना होगा। तो ये गोला जिस आकार में है, जैसे इसको जोड़ दिया जाए तो लगभग यहाँ कहीं इसका केंद्र बनेगा। मान करके कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो कहलाएगी इसका क्या कहलाएगी? वक्रता केंद्र कहलाएगी। यहाँ पर भी अगर इसको इसके साथ मिलाया जाए तो अलग से केंद्र बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी इसका इतना दूरी क्या कहलाए, यानी जैसे गोला बन जाए उससे कुछ दूरी पर हम उसका केंद्र दिखाएंगे कि अगर गोला पूरा जोड़ दिया जाए तो इसका बीचों बीच का भाग यहाँ पर आएगा। तो बीचों बीच का भाग अर्थात केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? केंद्र, वक्रता केंद्र कहलाती है। यहाँ पर लिखा है हेडिंग वक्रता केंद्र और इसमें लिखिएगा गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे सी से व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अभी यहाँ पर सिर्फ पॉइंट को ही केंद्र कहा गया और अब समझेंगे वक्रता केंद्र। इसमें क्या कहा जा रहा है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग है। जैसे हमने देखा कि एक गोला बनाया जाए और यहाँ से यहाँ तक एक गोला खींचा जाए, यहाँ से यहाँ तक एक गोलाकार पहले लिया जाए तो ये गोलीय दर्पण का एक परावर्तक पृष्ठ, यहाँ से इसको काट दिया जाए तो यहाँ पर फिर से एक भाग निकल कर आता है, यहाँ पर फिर से एक भाग निकल कर आता है और उसके बाद यहाँ पर इसका केंद्र होता है। तो कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का केंद्र कहलाता है। यानी ये गोले का जो केंद्र है यही क्या कहलाता है? दर्पण का केंद्र। तो इसको कहाँ से काटा गया? बीचों बीच से काटा गया। इसको यहाँ पर रखा गया था, ये देखिए लाइन से बीचों बीच में आ रहा है तो यहाँ पर इसका क्या कहलाएगा? ये केंद्र। लाइन से बीचों बीच में काट कर इधर अलग किया गया तो इसका जो गोले परावर्तक गोले का भाग है जो यहाँ पर केंद्र है वही क्या कहलाएगा? इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो इसमें हम गोलीय हेडिंग लिखेंगे वक्रता केंद्र, उसमें लिखेंगे गोलीय दर्पण का वक्रता पृष्ठ गोले का एक भाग है, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। ध्यान से हेडिंग इसमें लिखेंगे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र यानी वक्रता पृष्ठ जो परावर्तक पृष्ठ बनाया गया है, ये देखिए परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर बन सकता है
अंदर की ओर बन सकता है। तो जिसका भी एक भाग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक भाग कहलाएगा, यानी इसकी एक दूरी हो जाएगी। सी से लेकर यहाँ पर ध्रुव पी को मिला देंगे, यहाँ पर ध्रुव पी है, यहाँ से भी एक ध्रुव पी को, यहाँ पर जो बीचों बीच मिलता है वो पी होता है, उसको मिलाएंगे तो जो कि एक भाग है वह क्या कहलाएगा, वह वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसे हम किससे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कैपिटल आर से व्यक्त करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फोकस दूरी, द्वारक वगैरह। तो आगे पहले यहाँ तक पढ़ते रहिए और अपने आप से इसको खूब अच्छी तरीके से याद करिए, और नेक्स्ट हेडिंग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।